प्लीज, दिस इज आवर फैमिली, प्लीज सेव अस। ये हमारी फैमिली है सर। एक झटके में 22,269 लोगों पर बेरोजगारी की आफत क्रैश कर गई। सारे स्टाफ रोड पे आ गए, आपके सामने खड़े। कल से उनको क्या करना है ये हमको मालूम नहीं। लोन नहीं पे कर पा रहे, राशन नहीं है घर में। नौकरी और कोई है ही नहीं, एक ही नौकरी थी हमारी। सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी वो करो, कैसे होगा हमारा? मेरी छोटी सी बच्ची ये कहती है कि पापा आपकी नौकरी बच जाएगी तो खिलौने ला दोगे? पहला सवाल जिसका जवाब आपको आज मिलेगा, क्या सिर्फ 22,269 भारतीयों की रोजी रोटी पर संकट आया है? मेरे एम्प्लॉइज के 5 मेंबर भी पकड़ लूं, माँ पिताजी वगैरह पकड़ के, तो 1 लाख इस कंट्री के लोगों के सर्वाइवल का सवाल है। देश में जब रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी गहमागहमी है, तब देश में वोट से पहले 1 लाख लोगों के पेट पर पड़ी चोट की ये वो कहानी है जिसमें पढ़े लिखे युवा अब पूछ रहे हैं, हमारी नौकरी का क्या होगा सरकार? आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आप बात करते हैं युवाओं के लिए और रोजगार लेकर आएंगे। ये देखिए युवा तो सड़क पे आ गया, कहां से रोजगार लेकर आएंगे? दूसरा सवाल जिसका जवाब आज आपको मिलेगा, क्या जेट एयरवेज के संकट का सिर्फ कर्मचारियों पर ही असर पड़ेगा? जवाब है नहीं, यह असर देश के हर उस नागरिक पर पड़ेगा जिसने या तो जेट एयरवेज के जहाज में एडवांस टिकट बुक करा रखा है, और देश के वो नागरिक भी प्रभावित होंगे जो अब हवाई यात्रा करना चाहेंगे। 3-3 हजार की जो टिकट की थी अब वो 7-7 हजार में करनी पड़ी, शादी तो नहीं टालेंगे। लेकिन सबसे बड़े संकट में हैं जेट एयरवेज के कर्मचारी, जिन्हें पता नहीं अब नौकरी है भी या नहीं, पता नहीं कि घर का किराया, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। 3 साल की बच्ची है, वो बोलती है कि आइसक्रीम ला के दो, तो मैं नहीं ला पाता हूँ। कहानी इतनी भर नहीं है, क्योंकि आज आपको ये समझना भी जरूरी है, 1 लाख देशवासियों पर बेरोजगारी की लैंडिंग का जिम्मेदार है कौन? जेट एयरवेज का संकट क्या देश की जनता के पैसे पर आया संकट भी है? क्या जेट के जहाज ही नहीं बल्कि जनता की EMI पर भी संकट आया है? देश में हवा से आई बेरोजगारी की सबसे पुख्ता रिपोर्ट आज आप देखिए। बेरोजगार हो जाएंगे मैडम, कहाँ जाएंगे? आधे आदमी फांसी खा जाएंगे यहाँ पे, ये हालत हो रही है। बेटी पढ़ाएंगे कहाँ से और बचाएंगे कहाँ से, ये बता दो मेरे को आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने बेरोजगार हुए, इस पर सबके अपने अपने दावे, अपने अपने आंकड़े होते हैं। लेकिन कल आधी रात देश में पहली बार यह बात सीधे तौर पर सामने आ गई कि 22,000 से ज्यादा लोग, उन पर बेरोजगारी का संकट आ गया है, क्योंकि देश की पहली निजी एयरलाइंस जेट एयरवेज ने अपनी उड़ान पैसे न होने की वजह से बंद कर दी। देश में एक एक इंसान की आवाज उठाने का मकसद हमारा घंटी बजाओ में रहता है, इसीलिए हमने जेट एयरवेज के परेशान कर्मचारियों की आवाज उठाई। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जेट एयरवेज पर संकट आया है, उसके हजारों कर्मचारियों की नौकरी छिन रही है, तो इससे आपको क्या, सानू की, तो आप ये जान लीजिए कि असर आपकी जेब तक भी पहुंच जाएगा अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, घंटी नहीं बजाएंगे। हमारे देश में गरीब व्यक्ति की एक पहचान है, वो हवाई चप्पल पहनता है। और मैंने उस मीटिंग में कहा था कि मैं चाहता हूं कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाले लोग दिखाई दें। अप्रैल के ही महीने में 2 साल पहले देश के आकाश में आम आदमी को हवाई सुख देने का सपना सरकार ने देखा, उस सपने का पता नहीं। लेकिन हवाई सुख देने वाले जेट एयरवेज के कर्मचारी अब जरूर बेरोजगारी के संकट की हवाई चप्पल में आ गए हैं। मंगलवार रात अमृतसर से मुंबई जेट एयरवेज की आखिरी फ्लाइट लैंड हुई। अब सारी उड़ानें अस्थायी तौर पर बंद हो गईं।
क्योंकि पैसा नहीं है और बंद हो गई उनकी किस्मत भी, जिन्होंने लाखों रुपए देकर एविएशन इंडस्ट्री के अलग अलग कोर्स करके जेट एयरवेज में नौकरी की। मुंबई में जेट एयरवेज के दफ्तर के बाहर, दिल्ली में जंतर मंतर पर सैकड़ों कर्मचारी जेट एयरवेज के जुटे, जिनके पास कल तक नौकरी थी, अब उन्हें पता नहीं बच्चों की फीस, घर के कर्ज की किश्त, फ्लैट का किराया चुकाने का पैसा आएगा कहां से। जो जहाज आज जमीन पे खड़े हैं उनको आसमान में होना चाहिए था, हम सबको ऊपर उठना चाहिए था, लेकिन आज हम यहाँ पर जंतर मंतर में सब एकत्रित हुए हैं। हम अपने सैलरी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब वो एकदम से हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि हम कुछ और सोचें या कुछ और करें। आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, आप बात करते हैं युवाओं के लिए और रोजगार लेकर आएंगे। ये देखिए युवा तो सड़क पे आ गए, कहाँ से रोजगार लेकर आएंगे? जिनके पास रोजगार भी है आप तो उनका भी रोजगार छीन रहे हैं, तो बताइए मुझे कहाँ से लेकर आएंगे आप रोजगार? ये राजेश कुमार हैं, 20 साल से जेट एयरवेज में लोडिंग डिपार्टमेंट में काम करते रहे। 2 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन नौकरी तो थी। अब पता नहीं नौकरी है या नहीं, रूंधे गले से दर्द बताते हैं। जिंदगी की शुरुआत 50 साल की उम्र में दोबारा से करनी पड़ रही है। हमारा तो वो हिसाब हो गया, ग्रेजुएशन कर रही है और फर्स्ट में एडमिशन दोबारा ले लूँगा। 50% एम्प्लॉइज रेंट पे रहता है, मैं भी रेंट पे रहता हूँ। अब हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि उस रूम को छोड़ें या रखें। सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी वो करो, कैसे होगा हमारा? बोलने में और होने में दिलासों से दुनिया नहीं चलती है। दिलासा देना आसान है, आपने चूल्हे के पास बैठेंगे पता लगता सेक कितना है। एबीपी न्यूज देश का पहला न्यूज चैनल था जिसके घंटी बजाओ शो की रिपोर्ट में ही एबीपी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव एडिटर शीला रावल ने 30 जनवरी यानी अब से 77 दिन पहले देश के सामने बता दिया था कि कभी भी जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने वाली हैं। जेट एयरवेज डूबने के कगार पर है। जब तक जेट एयरवेज को पैसा नहीं मिला, जहाज उड़ने मुश्किल है। और आखिरकार वही हुआ जो सच एबीपी न्यूज ने देश के सामने रखा। जेट एयरवेज क्लोज हो गई और कर्मचारियों की मुश्किल ओपन। पूरा परिवार मेरे ऊपर बैठा हुआ है। सब, मेरी छोटी सी बच्ची ये कहती है कि पापा आपकी नौकरी बच जाएगी तो खिलौने ला दोगे। इस कंडीशन में आप लोगों ने हम लोगों को ला दिया है ना, जो आसमान में उड़ा करते थे जमीन पे बैठा दिया है। जेट एयरवेज में कुल 22,269 कर्मचारी काम करते हैं। 16,000 कर्मचारी नियमित, 6,269 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। यानी नौकरी पर आए संकट का असर कुल 1 लाख परिजनों पर पड़ रहा है। मेरे एम्प्लॉइज के 5 मेंबर भी पकड़ लूं, माँ पिताजी वगैरह पकड़ के, तो ये 1 लाख इस कंट्री के लोगों के सर्वाइवल का सवाल है। 1 लाख कल रात से बेकार हुए, ऐसा बोलूं तो मैं गलत नहीं होगा। जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने के बाद अब पढ़े लिखे, देश की आर्थिक उन्नति के लिए टैक्स देने वाले, घर वालों की जिम्मेदारी उठाने वालों के कंधे खुद अब टूट रहे हैं। मेरा बेटा भी द्वारका में पढ़ता है और वहाँ बुकलेट लेके आया है ना कि पापा फीस देनी है। फीस देने के लिए मैं उसको क्या बोलूँ कि बेटा मैं कहाँ से फीस दे दूंगा, मेरी सैलरी नहीं आई है। और कल शाम को अगर मैं बोलूँ तो मैं अगर अपनी आत्मा से बोलूँ ना, मैं रो भी नहीं सकता कि मेरा बेटा कह रहा है पापा एक काम करता हूँ, मैं जाकर के सर को बोल दूंगा कोई बात नहीं सर, मेरे पापा ने जेट एयरवेज में काम करते हैं, उनकी सैलरी नहीं आई इसलिए मैं फीस नहीं दे पाऊंगा। बताइए हमारे लिए क्या है। अभी मैं ऑफिस से लौटता हूँ तो हमारी 3 साल की बच्ची है, वो बोलती है कि आइसक्रीम ला के दो, तो मैं नहीं ला पाता हूँ कुछ दिनों से। तो मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ अंदर से। आगे 2 साल, 1 महीना 2 महीना लोग कैसे चलाएंगे मुझे पता नहीं है। नॉट एबल टू फाइंड आउट हाउ टू आई सर्वाइव। जेट एयरवेज के घाटे में आने के कारण नुकसान सिर्फ जेट के हजारों कर्मचारी और 1 लाख परिजनों पर नहीं पड़ रहा। जेट एयरवेज के जमीन पर आने का घाटा हजारों यात्रियों पर भी आ गया है। मुंबई में संवाददाता राजेश त्रिपाठी को एयरपोर्ट पर प्रीति राजपूत मिली, सुनिए इन्हें पहले। काउंटर पे गए तो उन्होंने बोला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, आप बाहर जाइए, वहाँ आपको रिफंड मिलेगा। तो ये जो लाइन लगी हुई आप देख रहे हैं, ये सब रिफंड के लिए, कोई मैसेज नहीं आया हम लोगों को। दिल्ली एयरपोर्ट पर राजाधिका सिंह भी जेट एयरवेज के यात्रियों से मिलने पहुंची। हमारे साथ कुछ पैसेंजर्स हैं जिनकी आज फ्लाइट बुक्ड थी, 8 बजे की इनकी फ्लाइट होनी थी, लेकिन जब काउंटर पर पहुंचे हैं तो काउंटर जो है उस पे बड़े मोटे शब्दों में क्लोज्ड लिखा हुआ है। पता नहीं है हम लोग का पैसा कितने दिन में आएगा या फिर मिलेगा भी या नहीं। जेट एयरवेज जिस पर बैंकों का 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज है, जेट एयरवेज जिसे कुल 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है,
उसी जेट एयरवेज में जिन देशवासियों ने एडवांस टिकट ले रखा है, उन यात्रियों को रिफंड लौटाने में ही जेट एयरवेज को 3,500 करोड़ रुपए देने होंगे, ऐसा दावा है। जेट एयरवेज का संकट सिर्फ उन आम लोगों पर ही भारी नहीं पड़ रहा जिन्होंने एडवांस में टिकट खरीदा, उनके लिए भी जो अभी सस्ती हवाई यात्रा के सपने देखते हैं। ये है ऋतुराज, लखनऊ एयरपोर्ट पर हमें मिले। अहमदाबाद जाना था, जेट एयरवेज की फ्लाइट रद्द हो गई, दोबारा इन्हें टिकट खरीदना पड़ा, दोगुनी कीमत देनी पड़ी। हम लोगों ने टिकट पहले 3-3 हजार रुपए में की थी, परिवार के साथ जा रहे हैं, शादी है हमारी साली की, तो 3-3 हजार की जो टिकट की थी अब वो 7-7 हजार में करनी पड़ी। शादी तो नहीं टालेंगे। अब जेट एयरवेज वाले हमको बताए नहीं कुछ, पैसा तो हमारे घर का ही जा रहा है, उनको क्या लेना देना। दावा है जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने के बाद दूसरी हवाई कंपनियां जमकर मनमाने दाम पर अपने टिकट बेच रही हैं। एयरपोर्ट पे जाइए, जो टिकट्स मुंबई लंदन 50,000 में थी वो भी जो कैंसिलेशन हो गई, उनको सबको कॉम्पिटिटर एयरलाइन 1.5 लाख से बेच रही है। दैट मीन हाउ मेनी परसेंटेज एक्स्ट्रा वो लोग पैसेंजर के पास से ले रहे हैं। ये कोई लुटमार नहीं है, उसमें एविएशन इंडस्ट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यानी जेट एयरवेज पर पड़ा ताला न सिर्फ 22,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बेरोजगार बनाने पर तुला है, बल्कि देश के आम लोगों की जेब पर भी भारी पड़ने लगा है। जेट एयरवेज अगर संकट से नहीं उभरी तो देश की जनता का वो 8,500 करोड़ रुपए भी डूबेगा जो जेट एयरवेज को बैंकों ने कर्ज के तौर पर दिया। ऐसे में जानकार बताते हैं कि डूबे हुए कर्ज की वसूली बैंक अपने आम ग्राहकों से करते हैं, हमसे और आपसे। दावा, डूबे हुए कर्ज को वसूलने के लिए बैंक आम ग्राहकों की ईएमआई में कमी नहीं लाते, जबकि आरबीआई की तरफ से सस्ती ब्याज दर पर पैसा बैंकों को मिलने लगता है। ये हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि आज के दिन हमें यहाँ पे ऐसे खड़े होना पड़ेगा और अपनी कंपनी के लिए हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे सभी के सामने। तो आखिर ये नौबत आई ही क्यों कि जेट एयरवेज के यात्री भी परेशान हैं और जेट एयरवेज के कर्मचारी भी। एक वक्त जेट एयरवेज की रोज 650 से ज्यादा उड़ानें होती थी। जेट एयरवेज के पास 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होते थे। आखिर रोज 21 करोड़ रुपए के नुकसान में जेट एयरवेज कैसे आ गया? दावा है कि विदेश में नाम कमाने के लिए जेट एयरवेज ने जब एयर सहारा को 2006 में 2,250 करोड़ रुपए में खरीदा था, तब एयर सहारा का महंगा सौदा करना जेट एयरवेज की सबसे बड़ी गलती मानी गई। दावा है एयर फ्यूल की महंगाई और सस्ती एयरलाइंस कंपनियों ने जेट की मुश्किल और बढ़ा दी। इंडिगो, स्पाइस जेट और गो एयर जैसी सस्ती एयरलाइंस के आगे जेट बाजार नहीं संभाल सकी। एक्चुअल लॉस चल रहा था, लेकिन बुक्स में मैनिपुलेशन करके गलत एंट्री की गई है, जिसको अप्रूव किया गया, बैंक ने एक्सेप्ट किया है। टोटल नेक्सस बैठा हुआ है मिनिस्टर सिविल एविएशन में, बैंक्स में, डीजीसीए में और एयरलाइंस के टॉप मैनेजमेंट में। ये चार मुख्य जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये सारा स्कैम किया है। इट्स अ बिग स्कैम। जब से उन्होंने सहारा का मर्जर किया तो वो एक बहुत ही महंगे दामों पे एक ऐसी लॉस मेकिंग यूनिट उन्होंने खरीदी कि उसको लेने के लिए उन्हें सहारा से पैसे लेने चाहिए, तो उल्टे उन्होंने उसको कोई 2,400 करोड़ रुपए दिए। तो जो उनके पास एक लिक्विडिटी थी वो खत्म हो गई। तो सवाल ये कि अब सरकार क्या कर रही? जवाब दिया पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने। एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हो रही है और बहुत सारे वहाँ सफल खिलाड़ी भी हैं, और इसलिए हम लोगों की अपेक्षा यही है कि ये जो अभी सफल खिलाड़ी हैं और क्योंकि इतनी बढ़ोतरी हो रही है इंडस्ट्री में, इन लोगों को उसमें अब्जॉर्व कर लिया जाएगा और सब लोगों को अच्छी नौकरियां मिल जाएगी। जितनी आसानी से नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल चुके मंत्री जी कह रहे हैं, वो बताएं कि उतनी आसानी से नौकरी क्या मिलने वाली है। इसीलिए देश में जब वोट डाले जा रहे हैं, तब अपने पेट पर पड़ी चोट का दर्द सह रहे देशवासी पूछते हैं, क्या करें? जैसे तैसे किसी से मांग के गुजारा चल रहा था हमारा। अब क्या करेंगे आप? आपकी नौकरी जा चुकी है। मैम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे हम तो ये कहेंगे कि हम तो गुहारी लगा सकते हैं, हाथ जोड़ के बोल सकते हैं कि मैम हमारी एयरलाइंस को बचाइए, हमारे परिवार को बचाइए और सबको बचाइए मैम। एबीपी न्यूज की राय है, जेट एयरवेज के ठप होने से 22,000 से ज्यादा कर्मचारियों के बेरोजगार होने के संकट पर सरकार तुरंत हल निकाले, जिससे देश का पैसा भी ना डूबे और देशवासियों की नौकरी भी ना छूटे। जेट एयरवेज की उड़ानें रद्द होने के बाद दूसरी एयरलाइंस को मनमाना किराया वसूलने से रोका जाए। आप इस राय से सहमत हैं
तो 842284 0000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। अब घंटी बजाओ का सत्य परीक्षण होगा, जिसमें नेताओं के अटकाने भटकाने और लटकाने वाले दावों की घंटी बजती है। आज कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के उस बयान का सच हम जांचेंगे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्किल इंडिया योजना के फ्लॉप हो जाने का दावा किया है। स्किल इंडिया में सरकारी प्रकाशित आंकड़ों में 65% टारगेट्स अचीव नहीं हुए, यानी इतना हल्ला किया स्किल इंडिया में, एक मंत्री महोदय को बदला, 35% आपकी टारगेट हुई है फुलफिल, 100 में से 35। इतना हल्ला किया मोदी जी ने। स्किल इंडिया एक जादुई बटन था, मंत्र तंत्र था। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी स्किल इंडिया योजना पर सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हवाले से सिंघवी कह रहे हैं कि स्किल इंडिया का मकसद कामयाब नहीं हुआ, सिर्फ 35% लक्ष्य हासिल हुए। लेकिन इस बयान का सच क्या है? एबीपी न्यूज अब इसका सत्य परीक्षण करेगा। रिसर्च में हमें स्किल इंडिया यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े 7 मार्च 2019 तक के सरकारी आंकड़े मिले। 15 जुलाई 2015 को पीएम मोदी के हाथों योजना लॉन्च हुई। साल 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 39,49,543 युवाओं को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण मिल चुका है। लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का है। ऐसे में करीब 40% युवा ही स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षित हो पाएंगे। लेकिन सरकार का लक्ष्य 2020 तक का है, यानी योजना के पूरा होने में अभी 1 साल का वक्त बाकी है। इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का दावा आधा सच्चा और आधा झूठा है। इसलिए सत्य परीक्षण में इस दावे को अर्ध सत्य कहा जाएगा।